चैप्टर का नाम क्या है? अरे चैप्टर का नाम नागरी लिपि। नागरी लिपि। चलिए देखिए, चैप्टर का नाम है नागरी लिपि और इसका राइटर कौन है? गुणाकर मूल्य। पढ़ते हैं इसके बारे में और इसको ख़त्म करके जाएंगे। 2 पेज तो है ये है, ठीक है, पूरा चैप्टर ख़त्म। देखो तुम सब सोचो कि नन हिंदी पूरा ख़त्म हो गया। 21 चैप्टर था, पूरा चैप्टर ख़त्म है ना, लास्ट कल ख़त्म हो जाएगा। 2 चैप्टर बचा, 2 चैप्टर कल ख़त्म हो जाएगा। क्या कि कविता है और थी, और तुम सबका भी चौथा 5वां चैप्टर, क्या 5वां है? 5वां चैप्टर शुरू हुआ। वजह क्या है कि तनिक को पढ़ाने के बाद सर जी छोड़ दीजिए, आप कल पढ़ाइएगा ना, कल पढ़ाइएगा ना, उसमें कोई छोड़ दीजिए नहीं, आराम से पढ़ाइए, ख़त्म करिए जाएंगे। एक दिन दो तनी को है, चिकित्सा चक्कर पढ़िए ना इतने पे 4-5 पेज में है। हाँ यो मानते हैं कि उसमें थोड़ा तनी को है, लेकिन एक दिन दो पढ़ा देते कोई बात, हाँ ठीक है सर ख़त्म में कर दीजिए आराम से। यहाँ पर तनिक सर जी आप छोड़ दीजिए ना, ठीक है ना। हाँ सुनो, जिसको लगने लगा कहें अब कहेंगे हम सर जी को आज छोड़ दीजिए, अब वो किताब कॉपी ले लीजिएगा, चल जाइएगा अपने घर, ठीक है, बिना बोल ले आराम से, ठीक है। इसलिए हाँ कोशिश कीजिएगा, कोशिश कर चुके। देखो ये है एक निबंध ही है, निबंध में थोड़ा पढ़ने में बताइए कि थोड़ा नहीं होता है, लेकिन से पूछा जाता है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा। कहानी रहता है, कहानी से क्वेश्चन बहुत कम आता है, क्योंकि कहानी का सबको पता है, एग्जामिनरों को पता है कि कहानी बच्चा अच्छा से याद करता है, उसको याद होबे करेगा। हम ऐसा कुछ पूछे जब फंसाएं बच्चा को, क्वेश्चन ऐसा कुछ सेट करता है जो लगता है बच्चा फंस जाए, ठीक है। इसलिए सब क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है और बाकी उससे कहानी थोड़ा कम पूछता है। 1-2 क्वेश्चन पूछेगा लेकिन कम पूछता है। शुरू करते गुणाकर मूल्य के बारे में। ये बता दिए गुणाकर मूल्य का जन्म के बारे में। कह रहा है गुणाकर मूल्य का जन्म 1935 में महाराष्ट्र के अमरावती जिले में हुआ था। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के अमरावती जिले में एक गाँव में हुआ था, ठीक है। कर उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा ग्रामीण परिवेश में हुआ था। ये सबको पता है कि लगभग बच्चा जो पैदा होता है उसका गांव में ही उसका पैदाइश होता, मतलब परीक्षा की थी वही होता है, पढ़ाई लिखाई करा कि हाँ हुई। और शिक्षा की भाषा मराठी थी। ऑब्जेक्टिव ये पूछा हुआ है कि जरा बताइए गुणाकर मूल्य का जो बचपन का भाषा है वो कौन सा था? मराठी थे। उन्हें मिडिल स्तर तक मराठी पढ़ाई भी थी, फिर वे वर्धा चले गए। मिडिल स्कूल में कौन भाषा में पढ़े थे? मराठी में। और फिर वो कहाँ चले गए? वर्धा चले गए। वर्धा जगह का नाम है, वर्धा चले गए और उन्होंने वहाँ 2 वर्ष तक नौकरी की, साथ ही अंग्रेजी व हिंदी का अध्ययन किया। वहाँ नौकरी भी किया था और पढ़ा भी, अंग्रेजी और हिंदी का। फिर इलाहाबाद आकर उन्होंने गणित विषय में मैट्रिक से लेकर MA तक की पढ़ाई की। पहले कौन विषय में? गणित विषय में। मैट्रिक से लेकर के MA तक गणित विषय में पढ़ा था। 2009 ईस्वी में मूल्य जी का निधन हो गया। कब हुआ था? 2009। इधर कुछ दिन पहले इसका देहांत हो गया। गुणाकर मूल्य के अध्ययन एवं कार्य का क्षेत्र बड़ा ही व्यापक है। मतलब ये कहाँ पढ़ते थे, क्या पढ़ाते थे, बहुत बड़ा व्यापक है। उन्होंने गणित, खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, विज्ञान का इतिहास, पुरालिपि शास्त्र और प्राचीन भारत का इतिहास, संस्कृत जैसे विषयों पर खूब लिखा है। मतलब ये बहुत कुछ लिखता था, सब कुछ संस्कृत भाषा या फिर जो चीज़ के बारे में समझ आए ना, सब कुछ लिखा। खगोल विज्ञान, तारा कैसे चलता है, तारामंडल कैसे है, चांद कैसे निकलता है, चांद कैसे डूबता है, मतलब कैसे होता है, ये सब के बारे में जानकारी था और सब के बारे में लिखा भी था वो। आगे पिछले 25 वर्षों में मुख्यतः इन्हीं विषयों से संबंधित उन्हें 2500 से अधिक लेख, कितना लिख रहे हैं? 2500 से अधिक। कितने दिनों में? 25 वर्ष में। 25 लगभग 2500 से अधिक लेख तथा 30 पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है। इस पर क्या पुस्तक? 30 गो पुस्तक। याद रखना, 2500 से अधिक लेख और 30 गो पुस्तक का प्रकाशन हो चुका है। करा उनकी प्रमुख कृति का नाम, उसका कृति का नाम याद रखना। अक्षरों की कहानी, भारत इतिहास और संस्कृति, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक, आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक। मैनलिफ, ये पूछा हुआ क्वेश्चन, मैनलिफ किसका राइटर, मतलब किसका है? मैनलिफ किसने लिखा था? गुणाकर मूल्य ने। मैनलिफ महान वैज्ञानिक, सौरमंडल, सूर्य, नक्षत्रलोक, भारतीय लिपि की कहानी, अंतरिक्ष यात्री, ब्रह्मांड परिचय, भारतीय वैज्ञानिक कहानी, ये सब लिखा है किसने? गुणाकर मूल्य ने लिखा था। आगे गुणाकर मूल्य की एक पुस्तक है अक्षर कथा। कौन सी पुस्तक है? अक्षर कथा। इस पुस्तक में उन्होंने संसार के प्राय सभी प्रमुख प्रालिपियों के विषय जानकारी दी। अक्षर कथा में संसार की जितनी भी लिपि है। अच्छा बताते हिंदी कौन लिपि में लिखा जाता है? देवनागरी लिपि। कौन लिपि में? देवनागरी। और वही जब हम उर्दू लिखते हैं तो उर्दू लिपि होता है फारसी लिपि में लिखा जाता है। किस लिपि में? फारसी। हाँ जाओ बांध बचाओ जाओ
जोड़ ले, 16 बार बचा जाके, ठीक है। अब देखो ने उर्दू की किस लिपि में लिखा जाता है? फारसी लिपि में, क्योंकि हम इधर से लिखते हैं ना, उर्दू इधर से लिखा जाता है, फारसी लिपि है। जो चीज़ इधर से हम लिखते हैं ना, वो सब किस में जाएगा? देवनागरी, खाली इंग्लिश को छोड़ के। इंग्लिश अलग है, रोमन लिपि। जैसे हम हिंदी लिखते हैं, संस्कृत लिखते हैं, नेपाली लिखते हैं, मराठी लिखते हैं, ये सब जाएगा किस में? देवनागरी लिपि में। जो इंग्लिश होता है, इंग्लिश का लिपि होता है रोमन लिपि। वो क्या होता है? रोमन, क्योंकि ये बिछड़ी रहता है, उसका अक्षर अलग है। बाकी सब जो ओ आर से तरीके से लिखेंगे वो सब देवनागरी में जाएगा। तो उसने क्या हुआ, सभी लिपि के बारे में बताया था। किस किताब में? अक्षर कथा में। किसमें कहा था? अक्षर कथा। क्लास में थोड़ा बोलते रहोगे तो मन लगा रहेगा, पढ़ने में मजा आएगा। ऐसे चुपचाप मुंह का ताकते रहे, टुक 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 ताकने तुम्हें कुछ मतलब समझ में नहीं आएगा। आगे कि अब प्रस्तुत निबंध, ये जो भी पढ़ेंगे, कह प्रस्तुत निबंध गुणाकर मूल्य की पुस्तक भारतीय लिपि की कहानी से लिया गया। कहाँ से लिया गया? भारतीय लिपि की कहानी से लिया गया। कह इसमें हिंदी की अपनी लिपि नागरी या देवनागरी के ऐतिहासिक विकास की रूपरेखा स्पष्ट की गई है। कह इसमें पढ़ाया गया किसके बारे में? हाँ, हिंदी लिखते हैं ना, कौन लिपि में? देवनागरी। असल में ये देवनागरी आया कहाँ से, कैसे बना, नहीं बना, इसी चीज के बारे में लिखा गया इस चैप्टर में। आगे बढ़िए। यहाँ हमारी लिपि की प्राचीनता, व्यापकता और शाखा हाँ ए पागल है, नानी तो वहां मरी होगी। हाँ, ये बताते नहीं, यही कान है। ये क्या हुआ था, बच्चा उसे कोमल के बारे में बोल रहे थे, वो जो कोमल थी बेचारी पढ़ा रहे थे वहाँ पर, ठीक ना, यहाँ ये में लक्ष्य कोचिंग में, ठीक, छठा में थी शायद, छठा या सातवां में, छठे में थी, ठीक है, पढ़ा रहे थे। उधर पता चलेगा दादा मर गए, आगे बोला कि दादा मर गया। अब हो बाप हो, मैं होगा वो कुछ हो गया, दादा ही तुम्हारा है, क्या देखा, जाओ ना वहाँ पर आराम से, यहाँ से रास्ते से रोले वाह बाप हो, ये करेगा कैसे ना, ठीक है। कौन है रे? चल देखो, हाँ चल दो। तो क्या बोला कि इसकी व्यापकता देखो, कह रहा कि यहाँ हमारी लिपि की प्राचीनता, व्यापकता, शाखा विस्तार का प्रभावपूर्ण शैली में प्रामाणिक आख्यान प्रस्तुत किया गया है। तकनीकी बारीकों और विवरणों से बचते हुए लेखक निबंध को बोझिल नहीं होने दिया तथा सादगी और सहजता के साथ जरूरी ऐतिहासिक जानकारी देते हुए लिपि के बारे में हमारे भीतर आगे की जिज्ञासा जगाने की कोशिश की है। मतलब कारा किस में बस हमको लिपि के बारे में बताना है तो चूंकि निबंध है, निबंध हमेशा बोझिल हो जाता है, बोझिल मतलब थोड़ा सा अजीब लगने लगता है। लेकिन बोला कि राइटर कह रहा है कि हम क्या कि इसमें बनाए हैं ऐसा ताकि बोझिल ना हो, लेकिन सभी जानकारी भी आपको मिल जाए, जिसे बताया गया। चलिए इसकी कहानी पढ़ते हैं नागरिक लिपि के बारे में। देखिए, नागरी लिपि में कह रहा कि जिस लिपि में यह लेख छपा है उसे हम नागरी या देवनागरी लिपि कहते हैं। कौन लिपि कहते हैं? कौन लिपि में छपा हुआ है? यही जो अभी लिखे हैं अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये कौन लिपि में लिखा हुआ है? देवनागरी लिपि में। कह रहा करीब 2 सदी पहले, कितने सदी पहले? 2 सदी पहले पहली बार इस लिपि के टाइप बने और इसमें पुस्तक छपने लगी, इसलिए इसके अक्षरों में स्थिरता आ गई है। मतलब ये कह रहा है कि पहले क्या हुआ था, 2 सदी पहले यह सब हुआ था, लेकिन अब क्या हुआ, स्थिरता आ गई है। ठीक है। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, चाहे हिंदी हो, चाहे कौन सा हो, हिंदी या इसके साथ जो विविध बोली है वो सब किस में छपने लगा? देवनागरी में लिखा गया। अगर हमारे पड़ोसी देश नेपाल, कौन सा देश है? हमारे पड़ोस में कौन देश है? कौन कौन देश ये बताओ तो? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान नहीं आता, मतलब है तो नहीं सटता है, लेकिन वो पीओके के साथ सटता है। ठीक है। भूटान, ठीक, बांग्लादेश, म्यांमार, हाँ बोले लगभग। एगो नीचे में श्रीलंका है, श्रीलंका मालदीव भी है। ठीक है। चीन, हाँ चीन को छोड़िए यार, चीन तनी सटता है। चल देखिए, तो यहाँ पर कह रहा है हमारे पड़ोसी देश, अच्छा पड़ोसी उसी को कहते हैं जो हमारे साथ अच्छा दे। नेपाल हमारा साथ देता था, लेकिन आजकल पता नहीं वो पगलाया गया बकलोला। हम नेपाल की बात कर रहे हैं। सुनो जरा, सुनो, यही बात है कि हाँ यही बात है कि हम हमारे अथी में जैसे कि हम जानते हैं कि तुम्हारे लिए हम भला करेंगे, ठीक है, भला करेंगे, लेकिन अगर मान लो कि अगर तुम्हारा भला करते तो हमरे बुरा होने लगा तो ये कोई बात है?
भला करे भीतर जाए तो वही हाल होगा। तो इससे अच्छा क्या करेंगे हम, वो बेचारा क्या कर सकता है। इतना पानी हुआ कि जब फाटक था ना, फाटक से ऊपर से पानी बहने लगा। अगर वैसा ही रहता तो फाटक टूट जाता है। इसी कारण से बेचारा बहुत जल्दीबाजी में खोला, अच्छा रात रात खोल दिया। क्यों? क्योंकि इतना अधिक था, करोड़ों का नुकसान था। भारत सरकार और नेपाल सरकार मिल करके बनाया था फाटक। मशीन से खोला था, उसमें अथी रहता है, चाबी दिया रहता है, चाबी देता है ना, पूरा एकदम घुमाना पड़ता है। ठीक है, आजकल तो बटन वाला सिस्टम आ गया, बटन दाबता है फाटक ऊपर, बटन दाब फाटक नीचे। ठीक है, तो इस तरह से फाटक खोला। अब धीरे धीरे लगता है बंद करेगा। देखो उधर नेपाल तरफ पूरा एकदम पानी उब डूब ज़्यादा हो रहा था, तो फिर सब खोल दिया। और सब खोलेगा, हाँ पानी आता, ये सब पानी देखो रे, तुम सब मिट्टी के बारे में नहीं पढ़ा है सोशल साइंस में? तो कृषि पढ़ा है, मिट्टी पढ़ा है, भूगोल ज्योग्राफी में जब पढ़ा होगा। तो पानी तो आता शुद्ध, लेकिन जब जिस तरह से आता, जितने स्पीड में आता है, कटाव करते हुए पानी, मिट्टी, गाछ वृक्ष सबको साथ लेते हुए आता है। रहता तो पहले पत्थर जैसे टूटते टूटते जा क्या बनता है, मिट्टी नहीं पड़े अरे, ये सब पढ़ना चाहिए था। मतलब मिट्टी बनता कैसे, पत्थर एक टूट के पानी साथ जो बहता है ना, वो कहीं इधर टकराया उधर टकराया जितने दूर तक जाएगा ना, वो क्या बन जाता है, मिट्टी। तो ये पानी साथ मिट्टी आता है, इसलिए लाल लाल दिख रहा है तुमको, पहाड़ नहीं है वो, मिट्टी का अंश है। और वही बात सबसे ज़्यादा अगर अथी देखो ना, बागमती की देखो ना, बागमती वो सब एकदम पूरा साफ रहता है पानी। ये सब पानी मट्टी वो साफ इसलिए रहता है क्योंकि उतना कटाव नहीं करता। सब ज़्यादा कटाव करता है गंगा और कोसी, सब ज़्यादा करता है। ठीक है, चलिए देखिए आगे। चलो क्या बोला कि हमारे देश पड़ोसी देश नेपाली में क्या होता है, खसकुरा। नेपाली कौन भाषा दिया है, खसकुरा। वो नेवारी भाषा, वहाँ दो भाषा बोला है, वो खसकुरा है, वो क्या बोला, नेवारी भाषा भी इसी लिपि में लिखी जाती है। मराठी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी। लगभग लिपि जो लिखा जाता है किस में जाता है, देवनागरी में। करा मराठी के सिर्फ एक अतिरिक्त ये अक्षर दिख रहा है ना, उसको क्या बोलते नहीं बोलते पता नहीं, लेकिन बोला कि एक अतिरिक्त अक्षर ये है, खाली यही अक्षर है जो हिंदी से नहीं मिलता है। बाकी तो ओ से लेकर यूरो तक पूरा मिलता है। हमने देखा है कि प्राचीन काल में संस्कृत और प्राकृत भाषा में यह ध्वनि थी और इसके लिए अनेक अभिलेखों का अक्षर मिलता है। देवनागरी लिपि के बारे में एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि संसार में जहाँ भी संस्कृत प्राकृतिक पुस्तकें प्रकाशित होती है, वे प्रायः किसमें, देवनागरी लिपि में ही छपती है। चाहे जो भी, चाहे प्रकृति में लगे या फिर कुछ में, कौन सी भाषा में आता है, देवनागरी लिपि में। वैसे विदेशों के कुछ पंडित और उनका अनुकरण करते हुए कुछ भारतीय पंडित भी ऊपर नीचे कुछ चिन्ह जोड़ते हुए रोमन अक्षर में भी संस्कृत प्राकृत के उदाहरण और ग्रंथ छपवाते हैं। मतलब कह रहा है कि देखो था हिंदी भाषा, मतलब संस्कृत भाषा को क्या किया, तोड़ मोड़ को सब धीरे धीरे क्या बोला, हिंदी बनाया। उसी में हलंत लगा के, हलंत हटा करके, कभी को लगा के, कभी वो लगा करके, बीच में वो मतलब पढ़ते थे ना 8वां में संस्कृत में, बीच में वैसे उल्टा डोत्र होता था, अभी होता है। अब पता नहीं कुंची है ना, वो अपना से एक्स्ट्रा जो दिया गया कि हाँ भाई संस्कृत के लिए वो अलग भाषा। ठीक है, उसको मतलब थोड़ा खींच के बोला जाता है, ऐसे बोला जाता है। ठीक है, वही कह रहा कि ये सब जितना भी थोड़ा चेंज किया है, सब किससे चेंज किया, देवनागरी लिपि से ही चेंज किया है। गुजराती लिपि देवनागरी से अधिक भिन्न नहीं है। बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की पुत्री नहीं तो बहन अवश्य है। मतलब कह रहा बांग्ला भाई का है, उसका बहन ही मान लो, अगर पुत्री नहीं है तो क्या हुआ, बहन ही है। कह रहा कि हाँ दक्षिण भारत की लिपियाँ वर्तमान नागरी से काफ़ी भिन्न दिखाई देती है। दक्षिण भारत का कुछ लिपि है, दक्षिण भारत जानते हैं ना, बस दक्षिण भारत किधर, इधर में कौन कौन राजा आता है, मार देंगे थोड़ा सबके। अभी सर जी रुको, धीरे से बुला के लाते हैं, ठीक ना। उसको उत्तर भारत दक्षिण भारत अभी तो समझते हैं, उत्तर होता है ऊपर, दक्षिण होता है नीचे। तो नीचे में कौन है, हाँ केरल, तमिलनाडु सब जाएगा, महाराष्ट्र सब उसी में जाएगा, तेलंगाना, तमिलनाडु, गोवा सब उसी में जाएगा, वही दक्षिण भारत है। तुम सब वैसे करेगा तो रुकना, कल एग्जाम है, तुम सब कौन एग्जाम है, भूगोल का एग्जाम है अभी। बता तुम क्या हाल है, मतलब सदा एग्जाम नहीं मानते हैं, कह दे तो आप सोचो कल ज्योग्राफी एग्जाम है, तुम लोग का ये हाल है। क्या ऐसा करता है एग्जाम, मतलब जब एग्जाम करता है, मैं अब रात अभी जग रात में याद करेगा, पहले से रिवीजन किया जाता है कि जब रात हुई ना, वो कहावत नहीं होता है, जब बारात आ गया तब जा करके कन्या में आ गई लाने के लिए। ठीक है, वही हाल यहाँ हो गया। देखो रे आगे बढ़ते हैं। बांग्ला लिपि प्राचीन लिपि की पुत्र यहाँ वर्ड लिए थे। अब कह रहा दक्षिण भारत की लिपि थोड़ा अलग है। दक्षिण भारत में थोड़ा बताइए दिए, उसमें क्या है, अलग काफ़ी भिन्न दिखाई देती है। लेकिन ये तथ्य हमेशा सदैव स्मरण रखना चाहिए कि आज कुछ भिन्न सी दिखाई देने वाली दक्षिण भारत की ये लिपियाँ कौन कौन सी लिपि है, तमिल, मलयालम और तेलुगु, कन्नड़, ये सब लिपि कर ये सब भी नागरिक की तरह प्राचीन ब्राह्मी से ही विकसित हुई है। किससे विकसित हुई है, प्राचीन ब्राह्मी लिपि से।
कौन से हुआ था? ब्रह्मी से। अगर अभी कुछ समय पहले तक दक्षिण भारत में पोथियां लिखने के लिए नागरी लिपि का व्यवहार होता था। पोथियां मतलब जानते हो क्या? अरे पोथी मतलब किताब होता है रे, किताब को दूसरी भाषा बोलते हैं पोथी, ठीक है। तो कह रहा जब पोथी मतलब किताब लिखा जाता पहले में, तो उसको कौन लिपि में लिखा जाता था? नागरी लिपि में। दरअसल नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें दक्षिण भारत से ही मिले हैं। दक्षिण भारत की यह नागरी लिपि नंदी नागरी कहलाती है। याद रखना, दक्षिण भारत की जो लिपि है कौन सी कहती है? नंदी नागरी लिपि कहलाती है। कह रहा कोंकण के शिलाहार, मान्य खेट के राष्ट्रकूट, ये सब आदमी की याद रखना। कोंकण शिलाहार मतलब जानते हो ना? शिलाहार मतलब पत्थर पर लिखा हुआ जो चीज होता है ना, शिलालेख ना, तो शिलालेख उसी को पत्थर पर लिखा हुआ। करा कि कोंकण के शिलालेख, मान्य खेट के राष्ट्रकूट, देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के लेख नंदी नागरी लिपि में थे। ये सब किस में थे? नंदी नागरी। इसमें से कोई एक उठा लेगा, बोलेगा मान्य खेट के राष्ट्रकूट का जो लिपि था वो कौन सा लिपि था? नंदी नागरी लिपि था। नंदी नागरी कहलाती है। कोंकण कहाँ गए? हाँ, लिपि में है। पहले पल विजयनगर के राजाओं के लेख की लिपि को भी नंदी नागरी नाम दिया गया था। दक्षिण भारत में तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ लिपियों का स्वतंत्र विकास हो रहा था। फिर भी दक्षिण भारत में अनेक शासकों ने नागरी लिपि का इस्तेमाल किया। वो राजेंद्र प्रसाद जैसे प्रतापी चोर राजा है, ये कब आए थे? 11वीं सदी में। 11वीं सदी के सिक्कों पर, 11वीं सदी में जो आया था ना, उसके सिक्कों पर भी नागरी अक्षर देखने को मिलते हैं। सिक्का पर क्या मिला था? नागरी। पता सिक्का कैसे कैसे धीरे धीरे आया? इकोनॉमिक्स पढ़ा? अर्थव्यवस्था पहले कैसे चलता था? वस्तु विनिमय बनाना लेता, ठीक है। उसके बाद ट्रैक्टर क्या कौन चीज के? पहले क्या था? पहले टेरा कोटा का बनता था, ठीक है ना, मतलब मिट्टी, चमड़ा किसी चीज का वो सब बनता था, उसमें कुछ कुछ निशान दिया रहता था। मिट्टी का बनता, मिट्टी का सिक्का चलता था, सोचो। फिर पहले वस्तु विनिमय, फिर से सिक्का, फिर धीरे धीरे तब आया जब ये सब आया, मुस्लिम शासक जितने आया, मुस्लिम शासक जब आया तब क्या किया, वो सब सोना का सिक्का अशरफी लेकर आया। फिर दूसरा आया तो चांदी का सिक्का चलाया। फिर उसके बाद गया तो आजकल तो मिश्र धातु चल रहा है। आजकल तो सिक्का मिश्र धातु है ना, ये सब वही बात कर रहा है। तो कह रहा कि पहले जमाना जो भी कुछ सिक्का मिलता था ना, उस सिक्का पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ रहता था। और वो जो लिखा हुआ था किस भाषा में रहता था? लिपि कौन रहता था? नागरी लिपि था, वही देवनागरी लिपि देखने मिलते हैं। कह रहा 12वीं सदी के, अब सुनो कब से, कौन सदी है? 12वीं सदी। केरल के शासक के सिक्कों पर, किसके शासक थे? केरल के शासक के सिक्कों पर वीर केलस्य जैसे शब्द। अब सुनो जरा, ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि वीर केलस्य जो लिखा हुआ था किसके सिक्के पर लिखा हुआ था? केरल के शासकों के ऊपर जैसे शब्द नागरी लिपि में अंकित है। सुदूर दक्षिण से प्राप्त वर्गुन का पल्लियम ताम्रपत्र 9वीं सदी नागरी लिपि में था। मतलब दक्षिण से एक पत्र मिला था, ताम्रपत्र जानते हैं? देखो हिस्ट्री तुम सब हिस्ट्री पढ़िए लिया, ठीक है, लगभग पढ़ लिया एक करके जाओ, सब बांध बचा देगा, ठीक है। अब देखो रे, तो हिस्ट्री में ही बताया होगा कि ताम्रपत्र, ठीक है। ताम्रपत्र क्या था कि तांबा का एक पत्र होता था, तांबा का, उस पर लिखा रहता था कुछ कुछ, ठीक है। या तो अभी भी देखेगा ना, कहाँ पे देखेगा? हाँ बताते हैं। मशीन देखिए, मशीन, जनरेटर या कहीं पर याद नहीं कहाँ आप देखते हैं। जनरेटर पर देखा ना, कुछ लोहा के पत्ता पर लिख करके उसको ठोक देता है उस पर, कुंजी पर कुछ मशीन पर आता है ना, उस मशीन ठोक देता है। तो पहले जमाना, पहले जो कागज का खोज आविष्कार नहीं हुआ था, तो आदमी उसी पर क्या करता था, कांटे से खोद खोद के लिखता था, उसी को। हाँ, सिलाई मशीन देखे सच, हाँ सिलाई मशीन नहीं रहता है, उसमें लिखा था। तो वही ताम्रपत्र उसी टाइप होता था। करा नागरी लिपि में है। करा इतना ही नहीं, श्रीलंका के पराक्रम बाहु, विजय बाहु 12वीं सदी में शासकों के सिक्कों पर भी नागरी लिपि को देखने को मिलता है। कौन लिपि मिलता था रे? नागरी लिपि। करा दूसरी ओर उत्तर भारत में अल्पकाल के लिए इस्लामी शासन की नींव डालने वाले महमूद गजनबी, किसमें? उत्तर भारत में। उत्तर भारत में तो ऊपर पर, उत्तर भारत तो होगा रे, ऊपर के भारत। उत्तर भारत के अल्पकाल के लिए इस्लामी शासन जो आया था नींव डालने के लिए, महमूद गजनबी आए थे। कब आए थे? 11वीं सदी से पहले, पूर्वार्ध मतलब पहले। 11वीं सदी पूर्वार्ध के लाहौर के टकसाल के ढांचे गए चांदी के सिक्कों पर भी हम नागरी लिपि शब्द देखते हैं। मतलब वो जो महमूद गजनबी आए थे, वो सब कौन सिक्का लेकर आया था? चांदी का सिक्का। और चांदी का सिक्का पर जो लिखा हुआ था वो किस भाषा में था? कौन लिपि में? नागरी लिपि में था, ठीक है। आगे बढ़िए। इन सिक्कों पर एक तरफ कूफी लिपि में कलमा अंकित है।
कूफी या सूफी होना चाहिए। चलो, कूफी लिपि में कलमा अंकित है जो दूसरी तरफ नागरी लिपि में अंकित है। मतलब कह रहा है एक तरफ क्या था, मतलब अरबी कूफी लिपि होता है ना, अरबी टाइप का, अरबी में लिखा हुआ था, चूंकि मुस्लिम था तो अरबी टाइप लिखा था, और दूसरी तरफ लिखा हुआ था कौन भाषा में, नागरी लिपि में। क्या लिखा था, देखो लिखा हुआ था अव्यक्त मेकम महमूद मुहम्मद अवतार निप्रति महमूद, ये बड़का लिखा था सिक्का पर। कह रहा ये सिक्के 1028 में आया था। कब आया था, 1028 में शुरू किए गए। स्मरण रहे कि लगभग इसी समय के दक्षिण के चोर राजाओं के सिक्कों पर भी नागरी लिपि में लिखे हुए शब्द देखने को मिलते हैं। चोर राजा मतलब वो कुछ चोर, अरे पकड़ो, चोर राजा मतलब चोर एक जगह का नाम था, ठीक है ना, उधर के राजा थे ना, वो सब राजा पर भी सिक्का में कौन सी लिखा था, नागरी लिपि में लिखा हुआ था। आगे बढ़े, कोई दिक्कत, चले आगे। अरे महमूद गजनवी के बाद मोहम्मद गौरी आए। महमूद गजनवी के बाद मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह आदि शासकों ने भी अपने सिक्कों पर नागरी शब्द खुदवाए थे। अब बताओ, एक दिन बताए थे ना कि तुम सबको रुपया का चलन किसने किया था। अब जो हम रुपया चला रहे हैं इसका किसने, जैसे मान लो कि किसने कराया था, शेरशाह सूरी। एक दिन बताए थे तुम सबको बताए थे कि शेरशाह सूरी थे जो रुपया चलाया था, और अभी तक रुपये चल रहा है ना, अब तो कुछ चेंज नहीं है हुआ। पहले आया था वो सब जो आया था, पहले चला था दिनार दिरहम, उसके बाद वो क्या बोलते सोना सिक्का असरफी सब चलता था, सोना सिक्का सब अलग नाम था असरफी। लेकिन जब आया शेरशाह सूरी तब ये चलाया कौन सी, रुपया, और उस रुपया पर भी कौन भाषा में, देवनागरी लिपि में लिखे हुए शब्द देखने को मिलते हैं। आकर कि खुदवाए थे। बादशाह अकबर ने ऐसा सिक्का चलाया था जिस पर राम सीता का आकृति है और नागरी लिपि में राम सीय शब्द अंकित है। जब बादशाह अकबर आए थे उसने एक सिक्का चलाया था, उसमें राम सीता का चित्र बना हुआ था, और नीचे में क्या लिखा हुआ था, क्या लिखा था रे, राम सीय शब्द अंकित है। उत्तर भारत में मेवाड़ के गुहिल, सांभर, अजमेर के चौहान, कन्नौज के गहरवाल, कठियावाड़, गुजरात के सोलंकी, आबू के परमार, जेजाक भुक्ति, बुंदेलखंड के चंदेल तथा त्रिपुरा के कलचूरी शासकों के लेखक, मतलब लगभग जितना वाला ना, इस सब के शासक में कौन भाषा में लिखा था, देवनागरी लिपि में था। उत्तर भारत की इस नागरी लिपि को हम देवनागरी के नाम से जानते हैं। ये सब क्या लिखते हैं, देवनागरी जानते हैं। आगे बढ़िए। उपयुक्त जानकारी से स्पष्ट हो जाता है कि ईसा के 8वीं-9वीं सदी से नंदी नागरी लिपि का प्रचलन सारे देश में था। कहा था, पूरे देश में नागरी। यह एक सर्वदेशिक लिपि थी। गुप्त काल की ब्राह्मी लिपि तथा बाद की सिद्धम लिपि के अक्षरों के सिरों पर छोटी आड़ी लकीरें या छोटे ठोस तिकोन, लेकिन नागरी लिपि की मुख्य पहचान यह है कि इसके अक्षरों के सिरों पर पूरी लकीरें बन जाती है, और ये सिरो रेखाएं उतनी ही लंबी होती थी जितनी कि अक्षरों की चौड़ाई होती थी। मतलब कहा पहले ऊपर कुछ लाइन पर, जैसे अब नहीं थे हिंदी लिखते हैं तो उस पर लाइन नहीं थे क्या, ठीक है, तो पहले कहा था जितना लाइन का मोटा रहता था उतना मोटा इस पर लाइन मारा जाता था, लाइन दिया जाता था। हाँ, कुछ लेखक अक्षरों के सिरे पर अब भी कहीं कहीं तिकोन दिखाई देते हैं। हम जब लिखते हैं रे, अभी भी तो जो मान लो कहीं लिखते हैं ना ऐसा, अगर मान लो यहाँ लिख दिए ऐसे मदर लिखे, तो पहले यहाँ क्या करता था, यहाँ पर तिकोन बना दिया जाता था, ऐसा, ये तिकोन नहीं होता, ऐसा बनाया जाता था राइटिंग पर, ठीक है, वही करा इसमें। करा कि दूसरी स्पष्ट विशेषता यह है कि इस प्राचीन नागरी के अक्षर आधुनिक नागरी से मिलते जुलते हैं, और इसमें आसानी से थोड़े अभ्यास के बाद पढ़ा जा सकता है। जो पुराने ज़माने में जो लिखा रहता था उसको हम थोड़ा अभ्यास करेंगे तो इसको पढ़ सकते हैं। अभी भी हम बता चुके हैं कि दक्षिण भारत के नंदी नागरी लिपि के लेख 8वीं सदी से मिलने लग जाते हैं, और उत्तर भारत में 9वीं सदी से। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि अमुक निश्चित समय से ही नागरी लिपि की शुरुआत हुई। मतलब अगर हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि 8वीं या 9वीं सदी से ये सब शुरू हुआ होगा, पहले बना हुआ होगा। नागरी जैसे अक्षर कुछ पुराने लेखों में दिखाई देते हैं, और पुरानी शैली के कुछ अक्षर नागरी लेखों में भी दिखाई देते हैं। अब हमें यह देखना है कि इस नई लिपि को नागरी, देवनागरी या नंदी नागरी क्यों कहते हैं। हम इसको ऐसा क्यों कहते हैं, कुछ और भी कह सकते थे। जैसे मान लो रे, इस सब लिखा रहता था, इसको हम कौन नागरी बोले, देवनागरी या नंदी नागरी या नागरी ये क्यों बोलते हैं, तो इसका कोई इतिहास होगा ना। जैसे मान लो कि अपना गांव का नाम ठुट्ठी या फिर इधर फरकिया रखा गया, कुछ तो वजह होगा, कोई हिस्ट्री होगा कि नहीं होगा। वैसे यहाँ हिस्ट्री खोजने की बात कर रहे हैं। चलिए देखते आगे। नागरी नाम की उत्पत्ति तथा इसके अर्थ के बारे में विद्वानों के बड़ा मतभेद है। कहा कि कोई अच्छा बात नहीं बोलता है, सब अलग अलग बात बोलते हैं। अब देखो रे, पुराने ज़माने की बात है कि अगर तुम 10 को बुढ़ा से पूछेगा ना कि बता अपना गांव का नाम विष्णुदासपुर क्यों रखा गया या फरकिया क्या रखा गया, तो 10 को बुढ़ा अलग अलग बात बोलेगा। अब बता क्या बात मानेगा,
पकड़ो ऐसे बोले। अगर मान लो सभी आदमी मतलब इतना होता है कि एक उत्सुकता होती है कि हम जाकर बूढ़ा से पूछे कि अपन गाँव का नाम ऐसे कैसे पड़ा, या तोर सबके जमाना में की अच्छा तुम सबको नहीं अच्छा लगा अलग बात है, लेकिन हम सबको अच्छा लगता था कि बूढ़ा सबके बाद बैठे उसका दिमाग खाते रहे वैसे क्या वैसे। अब तो बूढ़ा हाँ ना अब मैं था ना कभी होता ना जैसे मान लो कभी मस्जिद जाते हैं ना, अगर कोई बूढ़ा मिल गया तो बैठे कभी कुछ बात नहीं पूछते रहते थे, वरना वही सब बोलता था कि ये सब कैसे कैसे पहले जमाना का आदमी पंखा कैसे चलाता था, ये सब बताए थे तुमको कि ये सब कौवा चल जाता था उसको सीढ़ी लगाता था, सीढ़ी से उतरेगा कौवा नीचे, तो ये सब बूढ़ा सब करता था सोचो। ठीक है तो भाई हाँ अरे घर के मुड़िया पर अगर कौवा बैठ जाता था ना, आदमी सीढ़ी ला देता लगाता था कि अब कौवा चढ़ गया तो उतरेगा कैसे। अल्लाह उसको तो बुद्धि नहीं था कि उड़ जाता हो, वो इतना नहीं दिमाग लगाता वो चढ़ा कैसे, उन्हें दिमाग लगाता था, खाली इ दिमाग लगाता था उतरेगा अब कैसे, सीढ़ी लगा देते। तो पहले जमाना की बात है, तो वही यहाँ करा कि अब वही करा कि अगर हम पूछे तो सब में मतभेद, बड़ा मतभेद है। मतभेद का मतलब यह है तो कोई कुछ और बोलता है, कोई कुछ और ही बोलता है। करा कि एक मत के अनुसार मतलब आदमी क्या कहता है कि गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने पहले पल इस लिपि का इस्तेमाल किया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, नागरी पड़ा। करा नागर आदमी थे, नागर ब्राह्मण, वो सब उपयोग किया था, इसका नाम क्या रख गया, नागरी लिपि। आगे फिर कर एक इस मत को स्वीकार करने में अनेक अड़चने हैं। एक अन्य मत के अनुसार दूसरा मत क्या कहता है कि बाकी नगर सिर्फ नगर है परंतु काशी देवनगरी है। काशी क्या है, देवनगरी है, इसलिए काशी में प्रयुक्त लिपि का नाम क्या पड़ गया था, देवनागरी। बोला काशी में प्रयुक्त किया गया था इसलिए क्या लिखा गया, देवनागरी, काशी देवनगरी है। ठीक है आगे स्पष्ट यह एक संकुचित मत है, कह सकते थे ये क्या है, संकुचित मत, मतलब छोटा सा मत है, ये सब कोई बात हो सकता नहीं है। आगे बता अलबरूनी, याद है अलबरूनी पढ़े हो, हिस्ट्री में नहीं पढ़ी है, क्या बात कर रहे हैं, चलो पढ़ेगा आगे चलिए। ठीक है अलबरूनी एक आदमी थे, ठीक है लिखते थे, किताब लिखते थे। कहा कि अलबरूनी ने अपने ग्रंथ, अपना ग्रंथ कब लिखा था, 1030 ईस्वी में लिखा है कि मालवा के नागर लिपि का इस्तेमाल होता है, अतः यह स्पष्ट है कि 1000 ईस्वी के आसपास नागर या नागरी नाम अस्तित्व में आ चुका था। दरअसल यह शब्द और भी कुछ पहले अस्तित्व में आ चुका था, मतलब करा हो सकता है ये सब 1000 साल से पहले आ गया हो। इतना निश्चित है कि यह नागरी शब्द किसी नगर अर्थात बड़े शहर से संबंधित है। आय करा के पादतादित्यकम लिखा है, पादतादित्यकम नामक एक नाटक से जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र मतलब पटना, पाटलिपुत्र पटना को नगर कहते थे। हम ये भी जानते हैं कि स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को नागर शैली कहते हैं, अतः नागर या नागरी शब्द उत्तर भारत के किसी बड़े नगर से संबंध रखता है। कह रहा कि हम मानते हैं कि पटना ये बड़ा बड़ा नगर था ना, इसीलिए कहा गया इसको क्या, नागरी लिपि कहा गया। आगे असंभव नहीं है कि यह बड़ा प्राचीन पटना ही हो। चंद्रगुप्त द्वितीय, इसका नाम याद रखना, विक्रमादित्य, ये सब तो पढ़ा होगा, ये नहीं पढ़ा, विक्रमादित्य वाले नहीं पढ़ा, चंद्रगुप्त मौर्य सब मौर्य वंश है पता नहीं, हाँ चंद्रगुप्त हो जाता है। तो कह रहा है चंद्रगुप्त द्वितीय जिसका क्या बड़ा नाम रखा गया था, विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय क्या नाम था, विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम देव था, उसका व्यक्तिगत नाम क्या था, देव था। इसलिए गुप्तों की राजधानी पटना को देवनगर भी कहा जाता था, और देवनगर की लिपि होने पर उत्तर भारत की प्रमुख लिपि के बाद में देवनागरी नाम दिया गया होगा, मतलब अपना में से अंदाजा लगा रहे हैं। लेकिन यह सिर्फ एक मत हुआ, हम सप्रमाण नहीं बता सकते हैं कि यह देवनगर नाम कैसे अस्तित्व में आया। ईसा की 14वीं-15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को नंदी नागरी कहा है। ईसा कौन कहा, ईसा के कब गए, 14वीं-15वीं सदी में। किसके शासक ने कहा था, विजयनगर के शासक, कौन कहा था, विजयनगर के शासक ने अपने लेख को क्या कहा था, नंदी नागरी। विजयनगर के राजाओं ने के लेख कन्नड़ तेलुगु नागरी लिपि में मिलते हैं। जानकारी मिलती है कि विजयनगर के राजाओं के शासनकाल में ही पहल वेदों को लिपिबद्ध किया गया था। यह वैदिक साहित्य निश्चय ही नागरी लिपि में लिखा गया होगा। विद्वानों का यह भी मत है कि वाकाटकों और राष्ट्रकूटों के समय के महाराष्ट्र के प्रसिद्ध नंदी नगर आधुनिक नागेर की लिपि होने का इसका नाम क्या पड़ा, नंदी नगर। ये बस हिस्ट्री बता रहे, इसका कोई लेना हमको नहीं है। कह रहा कैसे नंदी नगर यहाँ पर आया होगा। अब और एक बार कह रहा है कि लेकिन हमें नामकरण के इस झंझट में अधिक नहीं पड़ना चाहिए, मतलब नाम कैसे नहीं पड़ा, इसके झंझट में नहीं पड़ना चाहिए, झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। यह किसी नगर विशेष की लिपि नहीं है, क्योंकि ईसा के 8वीं-11वीं सदियों में हम नागरी लिपि को पूरे देश में व्याप्त देखते हैं। उस समय यह एक सर्वदेशिक लिपि था। उस समय क्या था, सब पूरा देश में चलता था ऐसा। करा देश भर में
देश भर में नागरी लिपि के बहुत सारे लेख मिलते हैं। इस नगर के लिपि के उदय के साथ भारतीय इतिहास और संस्कृति के एक नए युग की शुरुआत हुई। भारत इस्लाम के संपर्क में आता है और बाद में 13वीं सदी से इस्लामी शासन आरंभ हुआ था। ये ऑब्जेक्टिव पूछा गया है कि इस्लामी शासन का जो शासक का आरंभ कब हुआ था? 13वीं सदी से, मतलब 13वीं सदी से आरंभ हुआ है। नए संप्रदाय अस्तित्व में आते हैं। भारतीय समाज में बहुत में संप्रदाय को एक व्यापक नाम मिलता है, हिंदू समाज और हिंदू धर्म। ठीक है, उसमें क्या मिलता है? वो हिंदू समाज और हिंदू धर्म। करा कि नागरी लिपि के साथ साथ अनेक प्रादेशिक भाषा भी जन्म लेती है। 8वीं-9वीं सदी से आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है। हिंदी के आदि कवि, ये भी याद रखना, हिंदी का आदि कवि किसको कहा गया? सरपाद को। किसको कहा गया? सरपाद को। ये कब की बात है? 8वीं सदी की बात है। 8वीं सदी के दोहा कोश, याद रखना, दोहा कोश का राइटर कौन है? सरपाद है। और हिंदी का आदि कवि किसको कहा गया है? सरपाद को ही कहा गया। ठीक है। तिब्बत से जो हस्तलिपि मिली है वह 10वीं-11वीं सदी की लिपि में लिखी गई है। नेपाल से और भारत के जैन भंडारों से भी इस काल की बहुत सारी हस्तलिपियां मिली है। इसी काल में भारतीय आर्य भाषा परिवार की आधुनिक भाषाएं मराठी, बांग्ला आदि जन्म ले रही थी। इस समय से इन भाषाओं के लेख भी मिलने लग जाते हैं। मतलब धीरे धीरे क्या होगा? सभी भाषा का लेख इसमें मिलने लगता है देवनागरी में। अब तनिक को बचल है, बहुत खत्म हो गया। अब तनिक को सब्र करो। ठीक है, देखो ना सवाल। चलिए आगे। क्या दक्षिण भारत की द्रविड़ भाषा? दक्षिण भारत कौन सा भाषा? द्रविड़ भाषा। द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं विशेषतः तमिल भाषा अधिक प्राचीन है, लेकिन इन भाषाओं के लेख भी इस समय से मिलने लग जाते हैं। इन भाषाओं के लिए दक्षिण भारत में विकसित ब्राह्मी लिपि का कुछ स्वतंत्र विकास हो रहा था, परंतु दक्षिण भारत में नागरी लिपि का खूब व्यवहार था। दक्षिण भारत में बहुत कुछ मिल रहा था, लेकिन सबसे ज़्यादा व्यवहार किसका था? नागरी लिपि का व्यवहार था। दरअसल नागरी के आरंभिक लेख हमें विंध्य पर्वत के नीचे के दक्कन प्रदेश से ही मिलता है। कहाँ से मिलता है? दक्कन से। छुट्टी है, मैसेज ग्रुप में देखे ना। हे रुक, अब बैठ रे। हे यार, बैठ यहाँ बैठ। देखो प्रदेश से मिलती है। करक अनेक विद्वानों का मत है कि दक्षिण भारत में नागरी लिपि का प्राचीनतम लेख राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग का सामागढ़ दानपत्र कब? 754 ईस्वी में। एक दानपत्र था जिसमें क्या कब कहा था? 754 ईस्वी में। दंती दुर्ग ने ही राष्ट्रकूट शासन की नींव डाली थी। किसने डाला था? दंती दुर्ग ने। किसका? राष्ट्रकूट का। ये राष्ट्रकूट शासक मूलतः कर्नाटक के रहने वाले थे। याद रखना कि जो राष्ट्रकूट शासक थे कहाँ के रहने वाले थे? कर्नाटक रहने वाले थे। और इसकी मातृभाषा क्या थी? कन्नड़ थी। क्या थी? कन्नड़ थी। परंतु ये खानदेश बिसर में बस गए थे। दंती दुर्ग के बाद उसका चाचा कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूटों की गद्दी पर बैठा। इसी कृष्ण के शासनकाल में एदोरा, प्राचीन एदारा बेलूर में अनुपम कैलाश मंदिर पहाड़ को काट कर बनाया गया था। कृष्ण के कुछ लेख मिले हैं। 9वीं सदी में अमोघ वर्ष एक प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा, अमोघ वर्ष क्या थे? प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा थे। इसी अमोघ वर्ष ने राष्ट्रकूट की नई राजधानी मान्यखेट, याद रखना कि अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट की राजधानी कौन सा था? मान्यखेट। जगह का नाम ही सब उधर का नाम, जगह जिसका यहाँ क्या लिखा था? मालखेड की नींव डाली। अमोघ वर्ष के शासनकाल में ही जैन गणितज्ञ जिसका नाम क्या था? महावीराचार्य 850 ईस्वी में ने गणित सार संग्रह की रचना की थी। याद रखना कि गणित सार संग्रह की रचना किसने किया था? महावीराचार्य ने। ठीक है। ईसा की 8वीं सदी में पश्चिम महाराष्ट्र के कोंकण प्रदेश में शिलाहारों का राज्य स्थापित हो गया था। 11वीं सदी में इनकी एक शाखा का राज्य कोल्हापुर सतारा प्रदेश में भी स्थापित हो गया। इन्हीं शिलाहारों के अनेक नागरी लेख मिले हैं। क्या इसमें बहुत सारा नागरी लिपि मिला था। चलिए आगे। 11वीं सदी से लगभग 11वीं सदी से नागरी लिपि में प्राचीन मराठी भाषा के लेख मिलने लग जाते हैं। अक्षी कुलाबा जिला से शिलाहार शासक केसी देव का एक शिलालेख 1012 ईस्वी मिला जो संस्कृत मराठी भाषाओं में है और इसकी लिपि नागरी है। परंतु दिव्य आगर मतलब रत्नागिरी जिला ताम्रपट पूर्णतः मराठी में है। इसे मराठी का आद्य लेख माना जाता है। नागरी लिपि में लिखा गया है। यह ताम्रपट 1060 ईस्वी का है। मतलब कहना का मिला जुला कहना यही है कि बहुत कुछ है जो नागरी लिपि में लिखा गया था पहले के ज़माने में। ठीक है। आगे कर्नाटक प्रदेश का सरवनबेलगोला स्थान, याद रखना सरवनबेलगोला कहाँ पर है? कर्नाटक में। एक ऑब्जेक्ट यहाँ से मिला तो पूछता जाता है। सरवनबेलगोला स्थान क्या है? कर्नाटक में। स्थान जैनों का क्या है? प्रसिद्ध तीर्थस्थल। सरवनबेलगोला क्या है? जैन का क्या है? एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल।
यहाँ गोमटेश्वर का भव्य पुतला खड़ा है। वहाँ पर किसका पुतला है? गोमटेश्वर का भव्य पुतला है। इस स्थान से विविध भाषाओं और लिपियों के अनेक लेख मिले हैं। यह है कुछ लिखा यहाँ था, उस पर देखो लिखा हुआ था श्री गंगराज सुत्ताल्य करविले। श्री गंगराजे ने परकोटा बनाया। इसका हिंदी क्या हुआ? श्री गंगराज ने परकोटा बनाया। एक अन्य नागरी लेख में लिखा है श्री चाबुंडराजे करविले। ये लेख दक्षिणी शैली की नागरी लिपि है। करा ये दक्षिणी में क्या लिखा है? नागरी लिपि। इसमें देखो तो सब पढ़ने रहे क्या? इसमें ओया हर से ही दे रहे हैं। ओ आ जिसमें जिसमें है उसको हम क्या बोलेंगे? नागरी लिपि। आगे देवगिरी के यादव राजाओं के नागरी लिपि में बहुत सारे लेख मिलते हैं। यादव राजा रामचंद्र, यादव राजा कौन थे? रामचंद्र। कब आए थे? 13वीं सदी में। इसके ताम्रपत्र भी नहीं, तांबा का जो पत्ती होता था। ताम्रपत्र में ए और ओ की मात्राएं अक्षरों की बाई और कल्याण के पश्चिमी चालुक्य नरेशों के लेख भी नागरी लिपि में ये तो बड़ा अजीब वाले। अभी 8वीं क्लास में नंदी उसमें क्या हुआ, उसमें आया जी एक वैद्य ना, तो वही चौहान खाता जी पढ़े 8वीं क्लास में। ऐसे रे डॉक्टर जो आता है क्या था, चिकित्सा चक्कर, उसमें एक डॉक्टर आता है जिसका नाम होता है चौहान कातर जी। और उसके बाद आते हैं वैद्य जी, हाकिम जी। वो कहते हैं कि आए और सलाम किए। सलाम आया, सब हंसने लगा। बाद पता चला कि हेना के पापा का सलाम है। अब सब पूरे मुँह देख रहा था। अजब हाल है। तो पढ़े ध्यान रख ना, मैं ये बाप ध्यान रखता। 9वीं क्लास संतोष है तो चचरा है ओ संतोष के पापा का नाम आ गया 9वीं क्लास में को। सब अगर मुझे खैस रहा है। कल हुआ क्या है? हमको क्या होता पापा का नाम कौन कहता है संतोष, पापा का नाम नहीं आया। कल तो सब पढ़ने लिखने में ध्यान कम रहता। मम्मी चलिए अरे कल्याण हो गया, ठीक है। नरेश के पापा का नाम नहीं ना, नरेश लेख और नागरी लिपि में ही है, ठीक है। एक दादा का नाम आया नरेश। चलो आगे देखो, आगे करा कि उड़ीसा। अब उड़ीसा की बात करते हैं। करा उड़ीसा कलिंग प्रदेश में ब्राह्मी की एक विशेष शैली कलिंग लिपि का अस्तित्व था, परंतु गंग वंश के कुछ शासकों के लेख नागरी लिपि मिलते हैं। मतलब कह रहा है उड़ीसा में कुछ है, लेकिन कुछ गंग वंश जो है उसका लेख किस मिला था? नागरी में। आगे कह रहा कि नागरी लिपि के लेख न केवल पश्चिम तथा पूर्व भारत से बल्कि सुदूर दक्षिण भारत से भी मिले हैं। मतलब पूर्व पश्चिम है, बहुत दूर से भी सुदूर भारत से भी मिलते हैं, मतलब कि भारत के बाहर से भी मिलते हैं। जैसे दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश के राजा बरगुन के पल्लियाम ताम्रपत्र मिले हैं। प्रथम ताम्रपत्र तमिल से शुरू होता है, परंतु इसकी दूसरी ओर से नागरी लिपि संस्कृत भाषा का एक लेख शुरू होता है। यह ईसा की 9वीं सदी का है। उत्तर भारत के पहले पहल गुर्जर प्रतिहार, ये याद रखना। उत्तर भारत के पहले पहल गुर्जर प्रतिहार राजाओं के लेखों में कौन सा लिपि मिला था? नागरी लिपि देखने को मिलती है। अनेक विद्वानों का मत है कि ये गुर्जर प्रतिहार बाहर से भारत आए थे। कहाँ से आए थे? बाहर। अब सोचो अगर बाहर से भारत आया था तो वो जो अगर लिखा है नागरी लिपि में, इसका मतलब भारत से बाहर भी नागरी लिपि लिखा जाता होगा, ठीक है। ईसा की 8वीं सदी के पूर्वार्ध में अवंती प्रदेश में इन्होंने अपना शासन खड़ा किया और बाद में कन्नौज पर भी अधिकार कर लिया। किस पर अधिकार कर लिया? कन्नौज पर भी अधिकार कर लिया। मिहिर भोज, महेंद्रपाल आदि प्रख्यात प्रतिहार शासक हुए। मिहिर भोज कब से कब तक रहे थे? 1841 ईस्वी 1840 से 81 ईस्वी की ग्वालियर प्रशस्ति नागरी लिपि संस्कृत भाषा में है। उसका जो भी लिखा हुआ था कब कौन सी था? संस्कृत भाषा में था। और संस्कृत भाषा कौन लिपि में लिखा जाता है? नागरी लिपि में। आगे करा सेकेंड लास्ट पॉइंट, धारा नगरी का परमार शासक भोज। याद रखना, धारा नगरी का क्या है? परमार शासक कौन है रे? भोज। अपने विद्वानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है, मतलब उसकी विद्या के लिए, बुद्धि के लिए सब ज़्यादा प्रसिद्ध है। परंतु इस शासक के बहुत कम अभिलेख मिले हैं। देखो रे, कहता पढ़ा लिखा सब ज़्यादा यही था, लेकिन फिर भी इसका सबसे कम अभिलेख मिला है। इस राजा के वंशबारा और बेतमा दानपत्र क्रमशः कोंकण विजय तथा कोंकण विजय पर्व के अवसरों पर दिए गए। बेतमा कहाँ पर है? इंदौर के पास। ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया कि बेतमा कहाँ पर है? इंदौर के पास। पास मतलब समीप, ठीक है। दानपत्र कब लिखा गया था? 1020 है, 1020 ईस्वी का है।
कर हमने उन्हीं आरंभिक नागरी लिपि की संक्षिप्त चर्चा की है जो देश के विभिन्न भागों से मिली है। 12वीं सदी के बाद हम उत्तर भारत के सभी हिंदू शासकों को देवनागरी लिपि का इस्तेमाल करते हुए देखते हैं। हमने ये भी देखा है कि कुछ इस्लामी शासक को भी अपने सिक्कों पर नागरी लेख अंकित किए हैं। मतलब ये कहा कि हमें तो कभी हम कम बताए हैं, 10वें बताए थे ना। उसके बाद जब बर्मा सदी शुरू हुआ 1100 कुछ 1200 में, तो बहुत आदमी इसी में लिखता था।